Hello guys, how are you? I hope you all are doing fine. This is Vinita as your English trainer. So welcome to my channel. So as you know, we have already discussed in our previous video about Annie Frank. So that was only the summary, only the some overview and the short idea of that story. But now we are going to read the chapter from line to line. So that is chapter number 4 from the diary of Annie Frank. सो इस लेसन में इस चैप्टर में एनी फ्रैंक को लगभग 30 लोगों से घिरे होने के बावजूद अकेले रहने और बात करने के लिए किसी के पास नहीं होने की बात करती है। अब जिन्हें वो उसे दोस्त कहती है, उस तो अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को, अपने आइडियाज को वो अपनी डायरी में लिखने के लिए एक डिसीजन लेती है। सो एक युवा लड़की की डायरी एनी फ्रैंक की डायरी का एक अंश है। फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, वो उसकी पर्सनल डायरी का एक पार्ट है that was published in 1947। इसमें एनी अपने विचारों को एक डायरी में लिखती है और वो अपने 13th बर्थडे पे उपहार में दी गई डायरी थी जो उसको मिली थी, रेड एंड चेक में थी उसकी, रेड एंड ब्लैक। और उस डायरी का नाम उसने रख दिया किट्टी। अब जैसा कि वो अपने उसको एक अपना दोस्त मानती थी, तो अपने फैमिली की, अपने बचपन की और बाकी सब चीज़ें किसी और को चाहे बताए या ना बताए लेकिन उसको ज़रूर बताती थी। ओके, सो नाउ I think we should start our chapter. Yes. So here, before we read, we have already learned about that. This is a photo as I would wish myself to look all the time. Then I would maybe have a chance to come to Hollywood. उसने कहा ये मेरी फोटो है। मैं हमेशा ऐसे ही दिखना चाहती हूँ और हो सकता है कि मुझे कभी चांस भी मिल जाए हॉलीवुड में जाने का। So Annalisa Mary Annie Frank, 12th June 1929. February March 1945 was a German born Jewish girl who wrote while in hiding with her family and four friends in Amsterdam during the Germany occupation of the Netherlands in World War II। एनी फ्रैंक जिसका जन्म 12 जून 1949 को हुआ था और फरवरी मार्च 1945 में वो मर गई थी, एक जर्मन बोर्न जेविश गर्ल थी जिसने अपने बारे में लिखा एक ऐसी जगह पर जहाँ पर वो छुप गए थे अपनी फैमिली और फोर फ्रेंड्स के साथ जब वर्ल्ड वार टू चल रहा था। her family had moved to Amsterdam after the Nazis gained power in Germany। जब नाजीज को पावर मिल गई थी तो वो छुप गए थे जाकर, but was trapped when the Nazi occupation extended them the Netherlands। लेकिन उनको ट्रैप कर लिया गया था। As persecution against the Jewish population increased, क्या हो रहा था, जेविश पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, तो द फैमिली वेंट इनटू द हाइडिंग, एक गुप्त रहस्य भरे रास्ते पर चले गए, जो एक जगह पर चले गए जो बिल्कुल हिडन रूम्स थे इन हर फादर ओटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग, जो उसकी ऑफिस की बिल्डिंग पे थे। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, 2 साल छुपे रहने के बाद द ग्रुप वाज बिट्रेड ऑन एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम वेयर एनी डाइड। वो कुछ ऐसे कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम में जाते थे जहाँ पर एनी जो थी वो मर गई थी। ऑफ टाइपस इन बर्गेन बेल्सन विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर, अपनी सिस्टर के साथ उन दिनों में वहाँ रहती थी मार्गोट फ्रैंक। हर फादर ओटो द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप रिटर्न टू, अब उसके सिर्फ फादर जो थे ना वही बचे हुए थे उनके ग्रुप से। अब जब वो रिटर्न हुए वहां से वापस आए जब युद्ध खत्म हुआ, टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड, तो उन्होंने देखा कि उसकी डायरी जो है वो बिल्कुल सेफ है। Convinced that it was a unique record, he took action to have it published in English under the name The Diary of a Young Girl। कन्विंस किया गया कि उस पर एक यूनिक रिकॉर्ड बन सकता है और एक एक्शन लिया जा सकता है इस डायरी को पब्लिश करके, नेम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। सो द डायरी वॉज गिवन टू एनी फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे, वो डायरी उसको उसके 13 बर्थडे पर मिली थी। एंड chronicles the events of her life from 12th June 1942 until the final entry of 1st August 1944। It was eventually translated from its original Dutch into many languages and became one of the world's most widely read books।
ये जो उसकी डायरी थी उसके 13 बर्थडे पर मिली थी। इसमें उसके लाइफ के क्रॉनिकल्स होता है बिल्कुल लाइन वाइज, असेंडिंग ऑर्डर में, बिल्कुल सारे जो उसके लाइफ के इवेंट्स थे वो सब लिखे हुए थे। और फाइनली उसकी एंट्री हुई थी 1 अगस्त 1944 को। और उसके बाद ये बहुत सारी लैंग्वेजेस में इसको पब्लिश किया गया। देयर हैव बीन सेवरल फिल्म्स, टेलीविजन एंड थिएट्रिकल प्रोडक्शन एंड इवन एन ओपेरा बेस्ड ऑन द डायरी। इस पे बहुत सारी फिल्म्स बनी थी टेलीविजन पे डायरी को लेकर। डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ अ मैच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड, द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशन। उसकी लाइफ का एक एक पार्ट एग्जामिन किया गया था उस डायरी के थ्रू। एनी फ्रैंक हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट renowned and discussed of the Holocaust victims. ठीक है, so guys, now we are having some point that we are going to start. We are going to read the chapter. So, writing in a diary is a strange experience for someone like me. मुझ जैसे के लिए डायरी लिखना वास्तव में एक बहुत ही विचित्र अनुभव था। Not only because I have never written anything before, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि मैंने पहले कभी कुछ नहीं लिखा, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of the 13-year-old schoolgirl. ये सिर्फ इसलिए नहीं था अनुभव विचित्र स्ट्रेंज होना कि मैंने पहले कभी कुछ लिखा नहीं, बल्कि इसलिए भी था क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ना तो खुद और ना ही कोई और व्यक्ति 13 साल की उम्र की लड़की के विचारों में इंटरेस्टेड होगा। ओ वेल, इट डजेंट मैटर, कुछ भी हो, ठीक है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई फील लाइक राइटिंग, मुझे मन करता है, अच्छा लगता है लिखना। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल द काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। अब वो कह रहा है कि कहती है कि मुझे लिखना अच्छा लगता है और मुझे इससे पहले भी बहुत आवश्यकता और बहुत हृदय से अपनी चीज़ों को बाहर निकालना है। उसको लगता था कि मेरे पास मेरी बातों को शेयर करने के लिए कोई नहीं है, तो मुझे इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे अपने दिल से अपनी बातें जो है ना वो निकालनी है। तो उसने एक लाइन लिखी थी, पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। कागज में मनुष्यों से ज़्यादा सहनशीलता होती है। I thought of this pain and one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands. तो मैंने इसके बारे में उन दिनों में सोचा जब मैं थोड़ी सी डिप्रेस्ड थी और अपने हाथों में थोड़ी अपनी ठोड़ी को पकड़े हुए घर पर हमेशा बैठी रहती थी। बोर्ड एंड लिस्टलेस मतलब बिल्कुल उदास रहती थी, शक्तिहीन सी रहती थी। वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, कि क्या करना चाहिए, घर रहना चाहिए या बाहर रहना चाहिए। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रॉडिंग, अंत में मैं जहाँ थी वहीं पर सोचते हुए बैठ जाती थी। यस, पेपर डज नॉट हैव मोर पेशेंस, हाँ कागज में तो अधिक सहनशीलता है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिफ बैक नोटबुक, ग्रैडली रेफर टू एज अ डायरी। अब उसने बोला कि उसमें सहनशीलता है क्योंकि ये मेरी योजना है कि प्रत्येक व्यक्ति मेरी इस सख्त स्ट्रिक्ट जो है ना उसकी जो हार्ड वाली कॉपी है, डायरी है, जिसे लोग शान से डायरी कहते हैं, पढ़े जब तक कि मुझे एक वास्तविक मित्र नहीं मिल जाता। इससे शायद उनको कोई अंतर नहीं होगा, won't make a bit difference. Now I am back to the point that promoted me to keep a diary in my first place. I don't have a friend. अब मैं वही सबसे महत्वपूर्ण बात पर आती हूँ कि जिसने सबसे पहले मुझे डायरी लिखने की प्रेरणा दी, वो बात ये थी कि मेरा कोई फ्रेंड नहीं था। इस बात ने उसको मोटिवेट किया डायरी लिखने के लिए। नेक्स्ट, लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, अब मैं इसको और अच्छे से बताती हूँ। सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old गर्ल इज कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, मुझे पता है इस बात पे कोई यकीन नहीं करेगा कि 13 साल की एक लड़की बिल्कुल दुनिया में अकेली थी। एंड आई एम नॉट, और मैं हूँ भी नहीं।
I have loving parents and a 16-year-old sister, and there were about 30 people that I can call friends. मेरे पेरेंट्स हैं, 16 साल की बहन है, और 30 पीपल्स और ऐसे भी हैं जिनको मैं अपना फ्रेंड बोल सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली, मेरे पास एक परिवार है जिसमें लविंग आंट्स हैं, एक अच्छा सा घर है। नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। नहीं, ऊपर से तो लगता है कि मेरे पास सभी कुछ है, लेकिन एक ही चीज़ की कमी है कि मेरे पास कोई बहुत अच्छा फ्रेंड नहीं है, क्लोज़ फ्रेंड नहीं है, एंड दैट्स द प्रॉब्लम। और यही सबसे बड़ी समस्या है। Maybe it's my fault that we don't confide in each other. हो सकता है शायद ये इसमें मेरा ही कोई अ, दोष होगा, मेरा ही कोई फॉल्ट होगा कि मतलब मैं अपने मित्रों के साथ होती हूँ तो केवल मौज मस्ती के बारे में ही सोचती रहती हूँ। ये हो सकता है शायद ये मेरा ही फ़ॉल्ट है कि मैं उनमें अपना दोस्त अच्छा नहीं बना पाती। In any case, that's just how things are, and unfortunately they were not liable to change. ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो अनफॉर्चुनेटली चेंज नहीं हो पाई। दिस इज़ व्हाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी। बहुत लंबे टाइम तक ऐसा हुआ कि कोई फ्रेंड नहीं बना, तो उसने डिसाइड किया कि वो डायरी लिखेगी। To enhance the image of the long awaited friend in my imagination, बहुत लंबे टाइम से अपनी कल्पना में अपने मित्रों के बारे में सोचते सोचते, आई डोंट वॉन्ट टू जोट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू। मैं उन तथ्यों को लिखना नहीं चाहती थी जो ज़्यादातर लोग मेरे साथ करते हैं, बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड। लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो डायरी मेरे मित्र बने, एंड आई एम गोइंग टू कॉल हिज फ्रेंड दिस फ्रेंड किटी, और मैं अपने इस दोस्त को किटी के नाम से बुलाऊंगी। So here we do have some questions that we have discussed later in our next video. So start with the diary entry. Since no one could understand a word of my stories to Kitty if I were to play right in. किसी को भी यदि मैं तुरंत कुछ कहना चाहूँ तो किट्टी को सुनाई गई कहानियों का एक भी शब्द समझ में नहीं आएगा। I had better provide a brief sketch of my life, but as I dislike doing so. मैंने ना चाहते हुए भी मैं चाहूंगी कि मेरे जीवन का एक संक्षिप्त जो है ना उसमें वर्णन रहे, एक ब्रीफ स्केच उसमें रहे। मतलब मुझे ये चीज पसंद नहीं है, बट फिर भी मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए। माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन। मेरे पापा जो मेरे लिए सबसे अधिक पूजनीय हैं, डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36 एंड शी वॉज 25। मेरी माता से तब तक विवाह नहीं किया जब तक कि उनकी आयु 36 वर्ष की और माता की आयु 25 वर्ष की नहीं हो गई। माई सिस्टर मार्गोट वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी 1926। मेरी बहन का जन्म मार्गोट का जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में 1926 में हुआ था, एंड आई वॉज बोर्न ऑन, और मेरा जन्म 12 जून 1929 में हुआ था। आई लिव इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4। जब तक मैं 4 साल की थी तब तक मैं वहाँ पर रहती थी फ्रैंकफर्ट में। माय फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। 1933 में मेरे फादर जो थे वहाँ से वो शिफ्ट हो गए थे। मतलब उन्होंने क्या किया था, वो हॉलैंड जाकर बस गए थे। यस, माय मदर, उसकी जो मम्मा थी, अब वो कह रहा है कि मेरे फादर जो थे वो तो चले गए थे। एडिथ, एडिथ होलेंडर। यस, so Edith Hollander is the name of her mother. Edith Hollander Frank went with him to Holland in September. सितंबर में हॉलैंड चली गई। While Margot and I were sent to, जहाँ पर मुझे और मेरी दादी को आचन टू स्टे विद आवर ग्रैंडमदर, दादी के साथ रुकने के लिए आचन में भेज दिया गया। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर। मार्गोट भी दिसंबर में हॉलैंड चली गई, एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और मैं उसके पीछे फरवरी में चली गई थी।
When I was plugged down on the table as my birthday present for Margot, जन्मदिन के उपहार के रूप में मेज पर रख दिया था. I started right away at the Montessori Nursery School. अब वो कह रहे मैंने तुरंत मोंटेसरी नर्सरी स्कूल में पढ़ाई शुरू कर दी थी. I stayed there until I was 6. और मैं वहां पर तब तक रुका 6 साल तक की उम्र तक मैं वहीं रही. At which time I started in the first form. In the sixth form, my teacher was Mrs. Cupress. मेरी जो अध्यापिका थी वो क्यूप्रस थी, जो हेड मिस्ट्रेस भी थी मेरी. At the end of the year, we were both in tears as we said a heartbreaking farewell. Farewell. वर्ष के अंत में जब हमने हृदय से तोड़ने वाली अलविदा पार्टी जो होती है फेयरवेल, तो हम दोनों की आंखों में बहुत ज्यादा आंसू थे. In the summer of 1941, grandma fell ill. गर्मी की टाइम पे 1941 में जो ग्रैंडमा थी वो बीमार हो गई एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन. अब उन्हें एक ऑपरेशन कराना था. सो माई बर्थडे पास्ड विद लिटिल सेलिब्रेशन. तो मेरा बर्थडे जो था ना वो खास नहीं, मतलब थोड़ा सा ही हाँ सेलिब्रेशन हो गया क्योंकि ग्रैंडमा बीमार थी उस टाइम. तो ग्रैंडमा डाइड हो गई, मर गई 1942 में. नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर. कोई नहीं जानता कि मैं उनके बारे में कितना जानती थी एंड स्टिल लव हर, और आज भी उनको कितना पसंद करती हूँ, प्यार करती हूँ. दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 was intended to make up for the other, and grandma's candle was lit along with the rest. अब वो कह रहे हैं कि 1942 में ये जन्म दिवस उत्सव दूसरे को क्षतिपूर्ति के आश्रय से मनाया गया और दूसरी मोमबत्तियों के साथ दादी माँ की मोमबत्तियां भी जलाई गई. The four of us are still doing well. अब हम चारों का स्वास्थ्य अभी तक अच्छा था. And that brings me to the present date of 20th June 1942 and the solemn dedication of my diary. हम जो चार थे अब तक उनका स्वास्थ्य अच्छा था, और इसके साथ मैं आज की तारीख 20 जून 1942 पर आती हूँ और अपनी डायरी में अपना कुछ डेडिकेशन जो है ना वो मैं समर्पित करती हूँ. नेक्स्टली, now about the diary. Dearest Kitty, our entire class is quaking in its boot. हमारी जो पूरी क्लास है वो हमेशा डर से और घबराहट से कांप रही थी. The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be the kept back. इसका कारण था कि आने वाली सभी सभाएं जिसमें अध्यापक ये निर्णय लेंगे कि कौन अगली कक्षा में जाएगा और कौन पीछे रह जाएगा. हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स. आधी से ज्यादा क्लास ने शर्त लगा रखी थी. जीएन एंड आई लाफ आर सेल्फ सिली. यस. सो अब जो थे ना बच्चे वो क्या कर रहे थे, शर्त लगा रहे थे. टू बॉयज बिहाइंड behind us, Cian and Jacques, who have staked their entire holiday saving on their bet. अब वो कह रहे हैं कि कुछ बच्चों ने शर्त लगा रखी थी. जियन और मैं अपने पीछे दो लड़कों सीएन और जेक्स पर मूर्खता से हंस रही थी या हंसती हूँ, जिन्होंने पूरी छुट्टियों और छुट्टियों की पूरी बचत को दाव पर लगाने का जोखिम उठाया. फ्रॉम द मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास. नो आई एम नॉट. यस यू आर. नो आई एम नॉट. अब वो बोल रहे हैं सुबह से लेकर रात तक यही चलता रहता था. तुम पास हो जाओगे, नहीं मैं नहीं होऊंगा. हाँ तुम पास हो जाओगे, नहीं मैं नहीं होऊंगा. यही चलता रहता था. इवन जी's pleading glances and my angry outburst can't calm them down. यहाँ तक कि जीएन की नजरें और मेरा क्रोध से भड़कना उन्हें शांत नहीं कर सकता था. If you ask me, there are so many dummies that about a that about a quarter of the class should be kept back. As you asked me, अगर तुमने यदि तुम कुछ मुझसे पूछो
There are so many dummies that about a quarter of the class जो कक्षा को पीछे से रोक लेना चाहिए था, परंतु टीचर पृथ्वी पर एक ऐसा प्राणी है जिसके बारे में कुछ भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता। द टीचर आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन द अर्थ। टीचर एक ऐसा इंसान होता है जिसके बारे में कुछ भी भविष्यवाणी नहीं हो सकती। आई एम नॉट वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। मैं अपनी सहेलियों के लिए या खुद के लिए चिंतित नहीं थी। वी विल मेक इट। हम तो सफल हो जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ। एक ही सब्जेक्ट था जिसमें मैं श्योर नहीं थी कि क्या होगा, वो मैथ्स था। एनीवे ऑल वी कैन डू इज वेट। अब हमने जो किया है हम उस पर वेट ही कर सकते हैं। अनटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट। अब उस टाइम के दौरान जब अभी तक रिजल्ट आउट नहीं हुआ है, हमें सोचा चलो थोड़ा सा और वेट करते हैं। तो एक बहुत ही हारे हुए दिल के साथ सब एक दूसरे को बता रहे थे। आई गेट along pretty well with all my teachers। मैं अपने सभी अध्यापकों के साथ मेरी बहुत अच्छी बनती थी। देर आर 9 ऑफ देम। वो संख्या में 9 थे, 7 आदमी थे और 2 महिलाएं थी। मिस्टर किसिंग, द ओल्ड फोगी who teaches maths, was annoyed with me her ages because I talked so much। अब वो कह रहे हैं कि जो उसको मैथ पढ़ाते थे ना, वो हमेशा उससे गुस्सा रहते थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बातें करती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क। बहुत सारी चुनौतियों के बाद उन्होंने मुझे कुछ एक्स्ट्रा होमवर्क दिया। एन essay ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स पर उसको एक ऐसे लिखने के लिए कहा। What can you write about that? तुम इसके बारे में क्या लिख सकती हो? I had worry about that letter, I decided। अब जो मैंने डिसाइड किया हुआ था उसकी चिंता में। Okay, so I decided, I jotted down the title in my notebook, tucked in my bag and tried to keep quiet। मैंने फैसला किया कि मैं इस बात की चिंता नहीं करूंगी। मैंने इस विषय को अपनी कॉपी में लिखा, कॉपी को बैग में डाला और चुप रहने की कोशिश की। That evening, after I had finished the rest of my homework, the note about the essay caught my eye। Yes, that evening। उस शाम को घर का दूसरा काम समाप्त करने के पश्चात निबंध के बारे में लिखे शब्दों पर मेरी नजर पड़ी कि मुझे क्या लिखना है। Anyone could ramble on the leave big spaces between the words, but the trick was to come up with the convincing arguments to prove the necessity of the talking। अपने पेन की नोक को चबाते हुए मैंने इस विषय पर बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर दिया कि कोई भी शब्दों के बीच में अधिक स्थान छोड़कर लिख सकता था, है ना? उसमें एक लिखना था ना, तो गैप दे दे के हम एक पेज कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, आई थॉट एंड सडनली आई हैड एन आइडिया। मैं बहुत सोचती थी और उसके बाद जाकर मुझे एक विचार आया। आई रोट द 3 पेजेस मिस्टर किसिंग हैड असाइंड मी एंड was satisfied। जो मिस्टर श्रीराम सिंह द्वारा कुछ शब्द थे 3 पेज के थे, उससे मैं संतुष्ट थी जो मैंने लिख के दिए। I argued that talking is a student's trait and that I would do my best to keep it under control। अब उसने कहा कि मैंने आर्ग्यूमेंट किया, मैंने तर्क दिया कि बोलना तो विद्यार्थियों का की एक क्वालिटी होती है, तो मैं इसे यथाशक्ति और नियंत्रण में रखूंगी, परंतु मैं अपनी आदत को पूरी तरह से नहीं छोड़ सकती ना। एकदम से कैसे? अरे नहीं, तो मैं मेरी माँ तो मुझसे इतना ज़्यादा बोलती है। वो बता रही है कि मेरा इस पे कंट्रोल ही नहीं रहता बोलने पे। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ और द हैबिट। मैं अपनी आदत को बहुत पूरी तरह से नहीं सुधार सकती क्योंकि जो मेरी मम्मा है ना वो भी मुझसे ज़्यादा बात करती है। एंड दैट देयर्स नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स। तो ये जो क्वालिटी है, ये जो गुण है, ये मेरे अंदर मेरी विरासत से आया है। मिस्टर किसिंग हैड अ गुड laugh एट माई आर्ग्यूमेंट। वो मेरे आर्ग्यूमेंट पे, मेरी बहस पर हंसे। But when I proceed to talk my way through the next lesson, he assigned me a second essay।
अगर मैं फिर से क्लास में बोलने लगती तो मुझे उन्होंने मुझे फिर से एक सेकेंड ऐसे दे दिया। दिस टाइम इट वाज सपोज टू बी एन इन कॉरिजेबल चैटर बॉक्स। अब ये ऐसा चैटर बॉक्स था, इनकॉरिजेबल होता है जो करेक्ट नहीं हो सकता, जिसको हम ठीक नहीं कर सकते। I handed it in, and Mr. Kissing had nothing to complain about for 2 whole lessons. However, that during the third lesson, I had finally had enough. अब वो कह रहा है कि अब मिस्टर जो मिस्टर किसिंग थे उन्होंने अगले 2 पूरे पार्टों तक कोई शिकायत नहीं की, पर तीसरे पार्ट के दौरान काफी कुछ हो चुका था। कक्षा में बोलने के लिए पनिशमेंट के रूप में क्वैक 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 मिस्टर चटरबॉक्स ने लिखा। अब उसको बोला कि अब उस पे वो ऐसे लिखे, क्वैक 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 चटरबॉक्स। द क्लास रोड, आई हैड टू लाफ। अब जो क्लास थी उसमें बहुत शोर था और मुझे भी हंसना पड़ा। थ्रो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई ingenuity, जो उसकी ओरिजिनल जो उसकी चीजें हैं ना, ऑन द टॉपिक्स ऑफ लेटर बॉक्स, वो कहीं थक कर खत्म हो चुकी थी। इट वॉज टाइम to come up yes, it was the time to come up with something else. अब ये कुछ समय आ गया था इस विषय पर कुछ लिखने का, समथिंग ओरिजिनल, कुछ ओरिजिनल सा। माय फ्रेंड सैनी, हु इज गुड एट पोइट्री, जो पोइट्री लिखने में बहुत गुड थी, अच्छी थी, ऑफर्ड मी राइट द essay from beginning to end in vice versa, and I jumped for joy। मैं जैसे ही ऊपर आई, यस, सामने आई, तो मुझे याद आया कि जो मिस्टर फ्रेंड की जो है, हु इज गुड, जो पोइट्री में बहुत अच्छी है, वो उसकी हेल्प कर सकती है लिखने में। मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विद दिस रेडिकुलर सब्जेक्ट। वो मेरे ऊपर हंसने की बहुत कोशिश कर रहा था, बट आई हैड मेक श्योर द जोक वाज ऑन हिम। और मैंने उसको ऐसे बना दिया कि वो जो जोक था, वो जो मजाक था, वो उनके साथ ही हो गया। आई फिनिश्ड माई पोम एंड इट वॉज ब्यूटिफुल। मैंने अपनी पोएम समाप्त की और ये बहुत सुंदर थी। इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वैन विथ 3 baby ducklings who were bitten to death by the father because they quacked too much। अब मैंने कविता लिख ली, बहुत अच्छी थी। अब यहाँ पर एक कविता थी जिसमें एक माता बत्तख थी, एक पिता हंस था और 3 उसके छोटे बच्चे थे, जिन्हें पिता ने काट कर इसलिए मार डाला था क्योंकि वो बहुत ज्यादा बोलते थे। Luckily, Mr. Kissing took the joke right way। उन्होंने वो मजाक जो था वो जल्दी पकड़ लिया। He read the poem to the class, adding his own comments, कि अपने कमेंट्स को ऐड करो, एंड टू सेवरल अदर क्लासेस टू, और बाकी की क्लासेस को भी बोला गया। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क। अब जब तक मुझे कोई और काम नहीं मिला या कोई और बात नहीं हुई, ऑन द कंट्रेरी, मिस्टर किसिंग ऑलवेज मेकिंग जॉक दीज डेज। अब वो क्या करते थे, मजाक बनाते रहते थे। योर्स एनी। ठीक है, अब यहाँ पे उसने एनी ने लिख दिया। ओके, so here we do have some questions that we already uh, said that we have discussed the same questions any other time in our next video. So why was Mr. Kissing annoyed with Annie? वो क्यों उससे गुस्सा रहता था? क्योंकि वो हमेशा बहुत ज्यादा बातें करती रहती थी और उसको वो क्या करने के लिए कहता था, ऐसे लिखने के लिए कहता था। तो यहाँ पर जो बात है वो सिर्फ यही है that in this lesson Annie talks about being alone and not having anyone to talk to। एनी जो थी वो बातें करती रहती थी, अकेली थी और उसके पास बात करने के लिए कोई था नहीं। डिस्पाइट बीइंग सराउंडेड बाय हर एंड फैमिली अबाउट 30 अदर पीपल whom she calls friends, जो 30 और लोग थे जिनको वो फ्रेंड्स बुलाती थी। thus she decided, बट उसके साथ पास बात करने के लिए कोई नहीं था, उसके पास अपने मन की बातें शेयर करने के लिए कोई नहीं था। So thus she decides to write down her feelings in a diary, and it is unusual for her to write in a diary, but what she really needs a true friend।
That is the only fundamental thing, that she needs only a true friend. Thus, she decided to name her diary Kitty, and unlike the others, she is not going to simply mention the facts in it. औरों की तरह वो बहुत सिंपली फैक्ट्स उसमें नहीं लिखती थी. शी बिगन्स हर बैकग्राउंड विद राइटिंग. उसने अपने बैकग्राउंड से अपनी राइटिंग स्टार्ट की टू मेक इट इजियर टू अंडरस्टैंड फॉर एनीवन हु रीड्स इट, ताकि जो भी मेरी इस डायरी को पढ़े उसको समझ में आ जाए कि मैं एग्जैक्टली क्या डिस्क्राइब करना चाहती हूँ. और शी डिस्क्राइब्स हर फैमिली. उसने अपनी फैमिली को डिस्क्राइब किया हुआ है, चाइल्डहुड एंड अर्ली स्कूलिंग. एंड आफ्टर गिविंग अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ हर बैकग्राउंड शी कम्स टू द डे where she tells us about the result. उसने अपने रिजल्ट के बारे में बताया कि वो सब कुछ ठीक रहता है, पढ़ने में ठीक है, सब कुछ ठीक है. बट the point is that only in school that she talked so much, and the teachers began to punish her in the form of essays or strange topics, and from that topic also she responded intelligently. बहुत अच्छे से जो है ना वो रिप्लाई करती थी. Okay, so the reading of the chapter is sufficient, I think. We are just come back to the point. Here we are having some questions, that is oral comprehension check. So I think we shall discuss these two. So I hope कि आपको ये story तो समझ आ गई होगी completely. And जब हम एक chapter को उसकी reading को बहुत अच्छे से clear कर लेते हैं ना, so we are not having any type of tension कि questions कैसे होंगे. ये तो बहुत इजी हो जाता है उसके बाद. So we do have some points, we do have some questions that is in the form of oral comprehension check. So our first point is, yes, what makes writing in a diary a strange experience for any friend? Writing in a diary was a strange experience for any friend. उसके लिए अलग सा experience क्यों था? Because she never had a diary and it was a gift on her 13th birthday. 13th birthday पे उसको diary gift मिली थी, and she considered it her best friend, or and which she relied the most, and with whom she shared all her ups and downs. एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस तो था क्योंकि उसने पहले कभी लिखी नहीं थी. शी नेवर हैड अ डायरी, जो उसको 13 बर्थडे पे मिली थी. बट जब उसको मिली थी तो उसने उसको अपना बेस्ट फ्रेंड कंसीडर कर लिया था, एंड शी डिसाइडेड टू शेयर ईच एंड एवरीथिंग विद द डायरी. नेक्स्ट इज, व्हाई डज एनी वांट टू कीप अ डायरी? वो डायरी क्यों रखना चाहती थी? एनी ऑलवेज फील्स लोनली एंड डिस्ट्रेस्ड, so to get off all the burden and pain she wants to keep a diary in which she finds a true friend, as she was hardly any friends whom she could confide in. अब वो क्या रखना चाहती थी? वो अपनी लाइफ के सारे बर्डन, सारे पेन को लिखना चाहती थी क्योंकि उसके पास खुद का कोई फ्रेंड नहीं था. Why did Annie think she would confide more in her diary than in people? एनी ने क्यों कहा? उसने एक बहुत छोटी सी लाइन बोली थी, पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल. कि पेपर जो है ना वो बहुत पेशेंस होता है उसके अंदर, कि वो उनकी आपकी कई भी बातों को बहुत ध्यान से सुनता है, और उस पे आप लिख सकते हो तो वो मेंशन भी करके रखता है. सो इट वाज इजियर फॉर हर टू राइट ऑल काइंड्स ऑफ थॉट्स. ये उसके लिए बहुत इजी था बहुत सारे विचारों के बारे में लिखना, which had she had in her mind, जो उसके माइंड में थी. Her personal diary was not meant for anyone else to read. उसकी पर्सनल डायरी किसी पर्टिकुलर पर्सन को रीड करने के लिए नहीं थी. ठीक है, तो इसलिए उसको लगा कि जो डायरी है वो मेरे लिए मेरी एक बहुत बेस्ट फ्रेंड है. नेक्स्ट इज, व्हाई डज एनी प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ? उसने क्यों दिया? ताकि वो कल को कोई उसकी डायरी को पढ़े तो उसको उसके बैकग्राउंड का स्टार्टिंग से बिल्कुल सब कुछ पता हो. So by providing the brief sketch of her life, Annie wants to give an overview of her family. वो देना चाहती थी, इंट्रोडक्शन देना चाहती थी अपनी फैमिली का, अपने दादू का, अपनी दादी का, मतलब कंप्लीट जो भी उसके फैमिली मेंबर्स थे उन सबका. दिस हेल्प्स द रीडर टू डेवलप अ कनेक्शन विद द अदर. इससे क्या होता है?
कि वो मतलब डेवलप करना चाहती थी कनेक्शन उन लोगों के साथ। What tells you that Annie loved her grandmother? किसने आपको कहा कि जो एनी थी वो अपनी दादी से बहुत प्यार करती थी? Annie lived with her grandmother for some time while her parents settled down in Holland. उसके जो पेरेंट्स थे वो तो हॉलैंड शिफ्ट हो गए और यहाँ तो एनी लिव्ड इन अपनी दादी के साथ रहती थी। एंड शी वॉज वेरी क्लोज टू हर ग्रैंड मदर, शी राइट्स इन हर डायरी, डायरी में लिखती थी, नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर, so on her 13th birthday by lighting up one candle. Yes, so she was very close, वो बहुत क्लोज थी अपनी ग्रैंड मदर से। अपनी डायरी में लिखती रहती थी कि कोई भी नहीं जानता कि मैं उनके बारे में कितना सोचती हूँ या मैं उनको कितना प्यार करती हूँ। तो यही जो उसके डायलॉग्स थे इससे पता चलता है कि वो अपनी ग्रैंड मदर से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। अब यहाँ पर कुछ डायरी की लाइन्स थी that she used to write. Now we do have some more questions in that. Yes. Why was Mr. Kissing annoyed with Annie? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बातें करती थी because she was very talkative. And what did he ask her to do? He punished her by giving her extra homework to write down essays to keep her silent. So all these. How did Annie justify her being a chatterbox in her age? Yes. So how did Annie जो है वो justify करेगी खुद को? Yes. In her essay, Annie justified her being a chatterbox in her essay by explaining that it is due to her mother, who was always also very talkative, and nobody could do anything about the inherited traits. तो उसने एक्सप्लेन किया कि ये जो है ना ये इनहेरिटेड है क्वालिटी हमारे अंदर, क्योंकि मेरी मम्मा मुझसे ज़्यादा बोलती है। Do you think Mr. Kessing was a strict teacher? No, she was not bad or not strict teacher because the teacher did something for the welfare of the students. तो जो यहाँ पे मिस्टर किसिंग ने किया वो उसकी हैप्पीनेस, उसकी भविष्यवाणी के लिए ही ठीक थी। What made Mr. Kissing allow? Yes, तो वो स्ट्रिक्ट नहीं थे। अब वो उसको गुस्सा हो जाते थे तो उसको कई बार कुछ पनिशमेंट के लिए लिखने के लिए दे देते थे। What made Mr. Kissing allow Annie to talk in class? Yes, Annie's last essay in the form of a poem showed Mr. Kissing the lighter side of the naughty child कि उसका भविष्य बहुत सुनहरा है. It helped bridge the generation gap between the teacher and the student. ये बिल्कुल help कर सकता है. Yes. So thinking about the text we will discuss in our next video. So I hope you learned it very well. Okay. So thank you class. Thanks a lot.